Welcome students to the fourth unit of chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe। मैंने लास्ट यूनिट में आपको बताया था कि 1848 में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन वेव आई थी और जो है बहुत सी कंट्रीज ने बहुत से जगह पर जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था फॉर इंडिपेंडेंस फॉर द यूनिफिकेशन। उसी में से इटली और जर्मनी ने भी जो है यूनिफिकेशन करा था। इस यूनिट में इटली और जर्मनी ने क्या क्या प्रोसीजर कौन कौन से स्टेप्स करे, किस तरीके से उनको जो है यूनिफिकेशन और रिवॉल्यूशन जो है रहा है, उसके बारे में इसमें डिस्कशन है। सबसे पहले इसमें डिस्कशन होता है यूनिफिकेशन ऑफ इटली का। तो जो सबसे मेजर नाम है उसमें से सबसे पहला नाम है गुजिपी मजीनी का, जो मैंने पहले भी लास्ट यूनिट में बता चुका हूँ कि बहुत बड़े एक्टिविस्ट थे, सोशलिस्ट थे, रिवॉल्यूशनरिस्ट थे और इन्होंने ही यंग इटली की स्थापना करी थी। एक ग्रुप था और आगे चल के वही ग्रुप ने यंग इटली मूवमेंट स्टार्ट करा था और इन लोगों का जो मेन मकसद था या मोटो था वो था यूनिफाइड इटली का। आगे जो है सार्डेनिया पेडमोंट एक स्टेट था इटली का जो इटालियन प्रिंस थे उसके अंडर में आता था या एज अ रूलर जो है इटालियन प्रिंस रूल करते थे। तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे काउंट कैवियर। उन्होंने भी जो है बहुत सी डिप्लोमेसी और मिलिट्री फोर्सेस का यूज़ करा था ताकि जो नॉर्दर्न पार्ट है इटली का उसको वो सिक्योर कर सके और यूनिफाइड इटली की स्थापना कर सकें। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है वो है गुसिपी गैरिबेल्डी का। ये एक मेजर रोल इन्होंने प्ले करा है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत सी मिलिट्री कैंपेन्स करे हैं और ये साउदर्न इटली में इन्होंने कैंपेन्स करे हैं जो बेसिकली कैप्चर्ड था सिसिली और नेपलीज के अंडर में। और जो इनका ग्रुप था वो रेड शर्ट्स का यूज़ करता था एज अ रिवॉल्यूशनरी साइन एंड रिवॉल्यूशन चलता रहा और आफ्टर लॉट्स ऑफ स्ट्रगल 1861 में इटली को ऑफिशियली एज अ यूनिफाइड इटली घोषित कर दिया गया। बट 1861 से पहले कंडीशंस बहुत ज़्यादा वर्स्ट थी और बहुत सी चीज़ें हुई जिसमें से मैं सबसे पहले बताऊं तो इटली को चार पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ था। तो जो स्टेट्स थे, वैसे तो बहुत मेजर अदर स्टेट्स भी थे बट जो मेजर और मेन स्टेट्स थे वो जो पार्ट्स थे वो थे, एक तो था सार्डेनिया पेडमोंट जिसको जो है इटली का प्रिंस जो था वो रूल करता था। उसके बाद नॉर्थ पार्ट में जो नॉर्थ इटली था वो जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर ने कैप्चर करा हुआ था हैब्सबर्ग ने। आगे जो साउथ पार्ट था वो बर्बन किंग्स जो थे स्पेन के उन्होंने कैप्चर करा हुआ था और जो सेंटर पार्ट था इटली का वो पोप के अंडर में आता था। तो जो पेडमोंट के लोग हैं वहाँ के जो रैंकिंग के ऑफिशियल्स थे, सोल्जर्स थे, उन्होंने जो है 1859 में वॉर शुरू करा और वो वॉर था ऑस्ट्रियन फोर्सेस से या ऑस्ट्रियन एम्पायर से, हैब्सबर्ग से था। उन्होंने बेसिकली 1859 में जब वॉर करा तो ऑस्ट्रिया एम्पायर की डिफीट हुई और उन्होंने जो है जो नॉर्थ पार्ट था इटली का उसको जो है कैप्चर कर लिया, उसको एज ए यूनिफाइड इटली में कन्वर्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट ईयर 1861 में उन्होंने फिर दोबारा से वॉर करा और जो वहाँ पे बर्बन किंग्स थे स्पेन के उनको भी डिफीट कर दिया और इस तरीके से नॉर्थ पार्ट और साउथ पार्ट दोनों ही एज अ यूनिफाइड इटली के अंडर में आ गए। और तब जाके 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को जो है प्रोक्लेम करा गया, घोषित करा गया एज अ किंग ऑफ यूनिफाइड इटली या फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। बट इन लोगों का रिवॉल्यूशन चलता रहा और 1870 में रोम को भी कैप्चर कर लिया गया और उसको भी जो है यूनिफिकेशन या यूनिफाइड इटली के अंडर में रख दिया गया। इस तरीके से पूरा एक यूनिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हुआ इटली का। इसी टाइम ड्यूरेशन में ब्रिटिश का भी कुछ जो है नेशन और यूनिफिकेशन ये सब चला था। तो पहले ब्रिटिश जो नेशन था
या ब्रिटिश जो पीपल थे उनका अपना खुद का कोई स्टेट नहीं था, उनका कोई अपना कोई कंट्री नहीं थी। तो इंग्लिश पीपल, स्कॉट पीपल एंड आयरिश पीपल तीनों एक साथ ही रहते थे। अब जो वहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले लोग थे या इंग्लिश पीपल थे, उन्होंने जो है धीरे धीरे 1688 में पार्लियामेंट को सीज करना, उसकी पावर्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया और रिवॉल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट करना शुरू हो गया। फिर 1707 में एक्ट ऑफ यूनियन वो स्टार्ट हुआ और जो वहाँ पे इंग्लैंड और स्कॉटलैंड था उसका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ अंडर वन रूफ, और उस फॉर्मेशन से द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना हो गई। अब धीरे धीरे रिवॉल्यूशन और चलता रहा और वहाँ पे जो आयरलैंड था उसको भी धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया, और 1801 में वो पूरा कैप्चर हो चुका था और वो अंडर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के आ चुका था एज ए यूनिफाइड यूके के अंदर। इसके बाद उन्होंने बहुत से न्यू एस्टैब्लिशमेंट करे, जैसे कि जो इंग्लिश पीपल थे तो वो बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोलते थे, एज तो इंग्लिश एज अ कॉमन लैंग्वेज कंसिडर कर दिया, एंड देन स्कॉटिश एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज को वहाँ पे कंसिडर कर दिया। स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड के लोग दोनों मिक्स लैंग्वेज बोलते थे, इस वजह से स्कॉटिश लैंग्वेज वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दी गई। साथ ही न्यू फ्लैग जो यूनियन जैक है उसको भी जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया गया, और एक नेशनल एंथम भी था कि वो नेशनल एंथम इस तरीके से था, गॉड सेव अवर नोबल किंग। उसकी भी स्थापना इन लोगों ने उस टाइम पे 1801 में कर दी। आगे हम बात करते हैं वो है यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी का। तो जर्मनी का जो यूनिफिकेशन था वो स्टार्ट हुआ बाय द मेन जो पर्सन थे वो थे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रशिया के ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने बहुत से पॉलिटिकल आइडियाज़ को, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ को जो है यूज़ करा फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। अगर बात करी जाए तो जब जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था उससे पहले दो वॉर हुए थे, दो युद्ध लड़े गए थे। तो जर्मनी उस टाइम पे तीन पार्ट में डिवाइडेड था। जो लेफ्ट या फिर जो हम कह सकते हैं नॉर्थ पार्ट था उसको नॉर्दर्न बोला जाता था, नॉर्दर्न जर्मनी बोला जाता था, और उसको जो है ऑस्ट्रियन एम्पायर ने कैप्चर किया हुआ था। तो 1866 में प्रशिया ने वॉर स्टार्ट करा और जो है जो वहाँ के ऑस्ट्रियन एम्पायर थे उनको डिफीट कर दिया, और उस वॉर का नाम था ऑस्ट्रो प्रशियन वॉर। जब ऑस्ट्रियन एम्पायर हार गया तो जो नॉर्थ पार्ट था जर्मनी का वो जो है कैप्चर हो गया अंडर वन स्टेट, और उसको जो है एज अ यूनिफाइड जर्मनी घोषित कर दिया गया। फिर 1870 से 1871 एक साल तक फ्रांस पर्शियन वॉर चला था, क्योंकि जो साउथ पार्ट था वो जो है कैप्चर कर रखा था फ्रांस के लोगों ने या फ्रांस के पीपल ने। तो फिर 1870 से 1871 तक फ्रांको पर्शियन वॉर्स जब स्टार्ट हुआ और जो है जर्मनी थी उसने जो है फ्रांस को डिफीट कर दिया, तब उसको भी कैप्चर करके यूनिफाइड जर्मनी एस्टैब्लिश कर दिया गया। और उस यूनिफाइड जर्मनी का जो एस्टैब्लिशमेंट था उसके बाद जो फर्स्ट किंग बना वहाँ पे वो था कैसर विलियम फर्स्ट, जो 1871 में एज अ किंग वहाँ पे घोषित हुआ। बट वो किस तरीके से घोषित हुआ इसकी भी एक छोटी सी कहानी है कि 18 जनवरी 1871 में ठंड का टाइम था, तो जो जर्मनी का प्रिंस था वो और ऑटो वन बिस्मार्क जो थे वो और कुछ हायर ऑफिशियल्स एक साथ एक हॉल में इकट्ठे हुए। ठंड का टाइम था तो अनहीटेड हॉल था, जो हॉल ऑफ मिरर था उसका नाम, और वो वर्सलीज पैलेस के अंदर लोकेटेड था। वहाँ पे जो है वो लोग एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने ये डिसाइड करा कि हमें एक न्यू जर्मन एम्पायर की स्थापना करनी चाहिए। तो
18 जनवरी 1871 को 18 जनवरी 1871 को उन लोगों ने ये सब डिस्कशन करा एंड देन उसके बाद जो है लेटर ऑन कैसर विलियम फर्स्ट को एज अ किंग घोषित कर दिया गया ऑफ अ यूनिफाइड जर्मनी इन 1871 सेम ईयर में ही। तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और यूनिफिकेशन ऑफ इटली जो है वो मेन टॉपिक्स हैं, और यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है ये सिर्फ हल्का सा याद रखने की चीज़ है, पर जो मेन टॉपिक्स हैं और जो मेन समरी है यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी की वो आपको ऑन स्क्रीन मिल जाएगी। एंड इसी को आप अकॉर्डिंगली अच्छे से लिख के आप इसको आप याद कर सकते हैं थॉरोली, क्योंकि इसमें सारे इम्पोर्टेंट नेम प्लस वॉर प्लस उनकी डेट्स सब चीज़ें मेंशन हैं। नेक्स्ट यूनिट 5 आपको जो यूनिट 5 है वो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी।